अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझे मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाठ तिसरे इयत्ता 10व्या वर्गाचे पाठ तिसरे अनाथांची आई या पाठाच्या लेखिका सिंधुताई सपकाळ हे पाठ त्यांनी स्वतःवर लिहिलेले आहे। म्हणजे ते त्यांचे आत्मचरित्र मतलब ऑटोबायोग्राफी आहे। आपण या अगोदर भाग 1 बघितला आहे। भाग 1 चे स्पष्टीकरण आणि त्या स्पष्टीकरणावर त्या उतार्यावर आधारित कृती सुद्धा आपण बघितली आहे। बच्चों, अगर आपने सिंधुताई सपकाळ यानी अनाथांची आई इस पाठ का भाग 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर रहा हूं, तो आप उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को यानी भाग 1 को देख सकते हैं। एक बात याद रखिए, आपको दोनों भाग देखना अनिवार्य है, तभी आपको ये पाठ समझ आएगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए ये उपयोगी होगा। तो आप अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को भी ये वीडियो आप सेंड कर सकते हो। चलिए, पान क्रमांक 7 और क्या नाम है हमारे पाठ का? हाँ, पाठ तिसरे अनाथांची आई, लेखिका सिंधुताई सपकाळ। आणि या व्हिडिओमध्ये आपण या पाठाचा उरलेला भाग म्हणजे कहाँ से कहाँ तक के पान क्रमांक 7 वर शाळेची घंटा झाली येथून तर आई व्हायचं होतं यहाँ तक हम पढ़ने जा रहे हैं। आणि याचे पूर्ण विश्लेषण, वर्णन आणि विश्लेषणानंतर आपण यावर आधारित इंशाअल्लाह ताला कृती भी या वीडियोमध्ये आपण बघू। चलो हम शुरुआत करते हैं। शाळेची घंटा झाली की सर्व मुले मुली जेवायला बसत। स्कूल की घंटी बेल होती थी तो सभी बच्चे खाना खाने बैठते थे। जेवणे मतलब खाने। मी त्यांच्या तोंडाकडे बघत असे। अब सिंधुताई हमें बता रही है कि मैं उनके मुंह की तरफ देखा करती थी। आ रही है तो देखते हैं आगे। पोटात भूक लागली असायची, पेट में भूक लग जाती थी। मुले मुली जेवण करून खेळायला गेल्या। बच्चे खाना खा के खेलने चले जाते थे। फिर उसके बाद क्या करती थी वो सिंधुताई सपकाळ? मी लाडूचा टुकड़ा मतलब लड्डू का टुकड़ा, भूर का चूरा लड्डू का चूरा, गुड़ाचा खड़ा गुड़ का टुकड़ा, जिलेबीचा टुकड़ा जलेबी का टुकड़ा। ये सब खाद्य पदार्थ ज़मीन में फैले हुए होते थे, मिट्टी पे फैले हुए होते थे, जिसे हम झूठन कहते हैं। मातीतून फुलात उचलून ठेवत असे। सिंधुताई सपकाळ उसे मिट्टी से चुनती थी। क्या क्या चुनती थी वो मिट्टी से? लाडूचा खड़ा, भुरका, गुड़ाचा खड़ा आणि जिलेबीचा तुकडा। ये चुनकर त्या म्हणजे फुलांमध्ये ते उचलून ठेवायची। सर्वांना वाटायचं मी चाफ्याची फूलच गोळा करते। सबको ऐसा लगता था कि वो मैं चाफे की फूल यानी जमा करती थी। पण त्या फुलातला माती लागलेला तो अन्नाचा कण चाफ्याच्या सुगंधाने चवदार व गोड फूलच गोड लागायच्या। त्यावर घोटभर पानी पीऊन मी वर्गात बसायची। और लेखिका कहती है कि मैं वो मिट्टी में से अनाज के टुकड़े उठाती थी और अनाज के टुकड़े उठाने के बाद उसे फूलों में जमा करती थी। सबको ऐसा लगता था कि मैं फूल चुन रही हूँ। बाद में वो अनाज के टुकड़े मैं खाकर घूट भर पानी पीकर स्कूल में मैं जाया करती थी। चला नेक्स्ट पैराग्राफ। कधी कधी म्हशीमुळे दिवस दिवस शाळेत जाता येत नसे। कभी कभी भैंसों के चलते यानी भैंसों को संभालने के लिए मुझे पूरा दिन लग जाता था और स्कूल जाने को नहीं मिलता था। ऐसा सिंधुताई सपकाळ हमें बता रही है। आमच्या चिखलदऱ्यात भराडी नावाची एक वनस्पती येते। चांगलं तळ हाता एवढं मोठं पान असतं, त्याला खाली एक काटा असतो। त्या भराडीचा काटा हे माझं पेन व भराडीचं पान हा माझा कागद असे। तो आता शब्दार्थ बघा। भराडी हे एक वनस्पती आहे की ज्याचं तळ हाता एवढं, तळ हात मतलब क्या है? वनस्पती
मतलब की एक झाड़ होता है, एक पौधा होता है, आणि तळ हात मतलब यानी हाथ के यानी पाम के बराबर का साइज़ का, आणि काटे तो उस झाड़ के ऊपर कुछ उसके पत्ते जो थे वो बिल्कुल हाथ के साइज़ के थे और उस वनस्पति को काटे रहते थे बड़े बड़े। तो लेखिका मनते की तो लेखिका कहती है कि कभी कभी मुझे स्कूल जाने को नहीं मिलता था तो मैं क्या करती थी, उस भराटी के वनस्पति के पत्ते तोड़ लेती थी और उसके कांटे भी निकाल लेती थी। फिर क्या करती थी वो, तो उसे यानी उस यानी भराटी के पत्तों पर वो कांटे से लिखा करती थी, लिखने की प्रैक्टिस किया करती थी। मतलब कि जंगल में वो कैसी पढ़ाई करती थी, उनके कागज़ क्या थे, भराटीचं पान, और पेन क्या था उनका, भराटीचं काटा। त्याला खाली एक काटा असतो व त्या भराडीचा काटा हे माझं पेन व भराडीचे पान हा माझा कागद असे। म्हशीमागे जात जात अ आ ई ई उ ऊ अशी अक्षरं लिहिणं मी शिकू लागले। और भैंसों को संभालते संभालते मैं मराठी की वर्णमाला अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा ये मैं सीखने लगी, पढ़ने लगी। असं निसर्गाच्या सोबतीनं लिहिलेलं म्हणून शिकलेलं कधीच विसरता आलं नहीं। निसर्ग, निसर्ग मतलब कुदरत। तो अब लेखिका हमें कहती है कि इस कुदरत के साथ रहकर मैंने जो सीखी हूँ वो मैं अभी तक नहीं भूली। नेक्स्ट पैराग्राफ। अशी हाफ टाइम शाळा करीत करीत मी 4थी पर्यंत आले। गोपुरीला केंद्र शाळा काय होती, तिथे 4थीची परीक्षा होती। मी पास झाले। शाळेत रिझल्ट आणायला गेले तर वांदिले गुरुजी म्हणाले, चिंदे तू पास झालीस, आता चिंधी नावाची चिमणी उड़ून जानार। अब लेखिका बता रही है कि हाफ टाइम की स्कूल यानी सेकेंड हाफ से पढ़ती थी वो, 3 बजे से लेके तो 5:30 बजे तक ही स्कूल जाया करती थी। और ऐसे ही करते करते उन्होंने 4थी तक शिक्षा हासिल की। और उस समय जब ये पढ़ती थी, सुनीता सबकाड़ स्कूल पढ़ती थी, 4थी बोर्ड होती थी। अब उस समय केंद्र शाला यानी सेंटर कोई गोपीपुर नाम का एक गांव है, वहाँ पे उनको सेंटर मिलता था। उस सेंटर में वहाँ पेपर हुआ उनका 4थी स्टैंडर्ड का, और वहाँ पर पेपर देने के बाद रिज़ल्ट आया। और रिज़ल्ट लेने जब वो पहुँची स्कूल में तो वांदिले गुरुजी ने उनसे कहा, क्या कहा, चिंदे तू पास झाली, चिंदे तू पास हो गई, आता चिंदी नावाची चिमनी उड़ून जानार। और वांदिले गुरुजी कहते हैं कि अब चिंदी नाम की चिड़िया हमारे स्कूल से उड़ जाएंगी। नेक्स्ट। मी तो कागद घेऊन बाहेर पडले, पण पुन्हा वळून वळून शाळेकडे पाहत होते। मैं मार्कशीट लेकर, वो कागज़ लेकर स्कूल के बाहर निकल गई, लेकिन वळून वळून पुन्हा त्या शाळेकडे बघत होते। लेकिन मैं मुड़ मुड़ कर अपने उस स्कूल को बार बार देख रही थी। त्या भिंतीवर चुन्यानं लिहिलेली बुनियादी ग्रामशाळा पिंपरी में घे ही अक्षर पुसट पुसट होत होती। और उस स्कूल के दीवार के ऊपर लिखा हुआ स्कूल का नाम क्या था, स्कूल का नाम बुनियादी ग्रामशाला पिंपरी मेघे। ये अब जब वो लेखिका थोड़ी दूर दूर जा रही थी तो वो नाम धुंधला धुंधला हो रहा था। देखिए कितना लगाव लेखिका को उस स्कूल से था, इस वाक्य से हमें दिखाई देता है। त्यावरची शाई आसवांच्या त्या पाण्यात कागदभर पसरत होती, अशी माझी शाळा। अशा प्रकारे लेखिकेची त्यांच्या शाळेशी किती घनिष्ठ संबंध होते हे आपल्याला या वाक्यातून दिसून येते। चलो आगे देखते हैं। अब सिंधुताई सपकाळ इनकी शादी हो गई, आता त्या सासरी जाऊन राहायला लागल्या। माझे लग्न झाल्यावर सासरी माझा छळ होण्याची जी कारणं आहेत त्यापैकी एक कारण म्हणजे माझी शुद्ध भाषा। आता
अब क्या हुआ, सिंधुताई सपकाळ इनकी शादी हो गई, मतलब लग्न मतलब शादी हो गई। अब एक दुर्दैवी घटना इनके साथ होने लगी कि उनका ससुराल में, सासरी मतलब ससुराल में इनका छळ होने लगा। छळ मतलब इनको त्रास देने लगे, इनको परेशान करने लगे ससुराल वाले। आणि त्या छळ करण्यामागच्या एक कारण होतं त्यांची शुद्ध भाषा। और ससुराल वाले उनका छळ करते थे, उनको त्रास देते थे, उनको परेशान करते थे। उसके पीछे का एक कारण ये भी था, क्या था, उनकी शुद्ध भाषा, मतलब बोलने की शुद्ध भाषा। क्यों शुद्ध भाषा? क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी। दूसरा कारण माझं वाचन, और दूसरा कारण क्या था जिससे ससुराल वाले उनको परेशान करते थे, उनका वाचन, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, उन्हें पढ़ना लिखना आता था। माझ्या सासरी शिक्षणाचा गंधही नव्हता। शिक्षणाचा गंध नसणे म्हणजे कोणीही शिक्षित नसणे। तो लेखिका कहती है कि मेरे स्कूल में लेखिका कहती है कि मेरे ससुराल में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था सिवाय मेरे। इस वजह से भी मेरा ससुराल में छळ होता था, मुझे परेशान किया जाता था। सासरचे लोग अशिक्षित अक्षर शत्रुच होते। और लेखिका कहती है कि पूरे ससुराल के लोग अशिक्षित मतलब अनपढ़, जो पढ़े लिखे नहीं होते उन्हें कहते हैं अनपढ़। आणि अक्षर शत्रु, अक्षर शत्रु म्हणजे अक्षरे ज्यांची शत्रु असतात, मतलब लफ्ज़ जिनके दुश्मन होते हैं उन्हें कहते हैं अक्षर शत्रु। तो मतलब इनके ससुराल वालों को पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, ये शिक्षित नहीं थे, तो इनके ससुराल के लोग कैसे थे, अक्षर शत्रु थे। इन्होंने पूरा ये अपने ससुराल वालों के बारे में कहा है। नेक्स्ट, त्यांना काही वाचता येत नसल्यामुळे त्यांच्या समोरील मी काय वाचायला कागद हातात घेतला की त्यांच्या कपाळाला आठ्या पडायच्या। आता कपाळाला आठ्या पडणे म्हणजे राग येणे, वैताग येणे, रागवणे, गुस्सा आना। तो लेखिका कहती है कि जब भी पढ़ने के लिए कोई भी वो कागज़ हाथ में उठाती तो ससुराल वालों के कपाड़ पे आठ्या पड़ जाती थी, मतलब उन्हें गुस्सा आता था। मतलब कि सिंधुताई सपकाळ के पढ़ाई के, शिक्षण के फेवर में ससुराल वाले नहीं थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, पुढे पुढे मी चोरून वाचायला लागले। आगे आगे मैं चोरी छुपे मैं पढ़ती थी। वानसामानाचे कागद चोळामोळा करून उंदीर घुशींच्या बिडात ठेवायला लागले। और मैं कुछ वो कागज़, वानसामानाचे कुछ कागज़ मैं चोरी छुपी उंदीर आणि घुशी मतलब चूहा और घुस के बिल में छुपा के रख दिया करती थी। एकदा गदिमांची एक कविता छापलेला एक कागद सापडला और उसमें गदिमा की लिखी हुई। आता गदिमा म्हणजे कोण, ते कवी, प्रसिद्ध कवी आहेत मराठीचे। त्यांचं पूर्ण नाव गदिमा, ग म्हणजे गजानन आणि दी म्हणजे दिगंबर आणि मा म्हणजे माडगुळकर, म्हणजे गजानन दिगंबर माडगुळकर हे गदिमाचं पूर्ण नाव आहे। तर गदिमा लिखित एक कविताचे पेज म्हणजे पेपर किंवा कागद त्या बिडामध्ये त्यांना सापडलं आणि त्या कागदावर कविताच्या 2 ओळी लिहिलेल्या होत्या। उस कविता के कागज़ के ऊपर 2 लाइनें लिखी हुई थी। क्या, कौन सी लाइनें वो, माऊलीच्या दुग्धापरी आले मृगाचे तुषार, माऊलीच्या दुग्धापरी आले मृगाचे तुषार, भुकेजल्या तान्ह्यासम तोंड पसरी शिवार, भुकेजल्या तान्ह्यासम तोंड पसरी शिवार। शब्दार्थ देख लो बच्चों, बहुत ही गहरा अर्थ है इसका, बहुत ही दिल को स्पर्श करने वाला, ने बोलेंगे हम कि दिल को छूने वाला ये 2 लाइनों का अर्थ है। माऊली, माऊली मतलब माँ, आई। मृग, तुषार, मृगाचे तुषार मतलब मृग मौसम का, मृग मौसम की बारिश। भुकेजल्या मतलब भूका, तान्हा बाळ मतलब तान्हाच्या तोंड मतलब कि नवजात शिशु का मुंह आणि शिवार मतलब शेप। समजून घेऊ। तर कवी म्हणतात की मातेच्या दुधाप्रमाणे ही मृग नक्षत्राची तुषार म्हणजे पाऊस सुरू झाला आहे।
ज्याप्रमाणे एखादे नवजात शिशु आईच्या दुधाची वाट पाहत राहते, अगदी त्याचप्रमाणे ही शेते म्हणजे पाण्यासाठी आसुसलेली शेते, शिवार हे पाण्याची वाट पाहत असतात आणि तेव्हाच मृग नक्षत्रात पावसाची शुरुआत होते। तो मतलब कवि कहते हैं कि जिस तरह से मृग नक्षत्र में बारिश की शुरुआत हो गई है, जिस तरह से एक छोटा नवजात शिशु अपनी माँ के दूध का इंतज़ार करता है, उसी तरह से उस पूरे इर्द गिर्द जंगल, शेत, शिवार ये पानी की तरह पानी का इंतज़ार कर रहे हैं और ठीक उसी समय पे मृग नक्षत्र में बारिश की सुरुवात हो जाती है। अशा प्रकारे हृदयस्पर्शी वर्णन या कवितेमध्ये गदिमा यांनी आई, बाळ, मृग आणि शेत शिवार यांचे उदाहरण देऊन आपल्याला स्पष्ट केले आहे। तो आगे देखते क्या होता है। मी वाचनाची भुकेली होतेच, गदिमांच्या या ओळी मला भुरळ घालत होत्या। त्या दिवशी घरात बरीच गर्दी होती, त्यामुळे घरापासून दूर जाऊन मला मोठ्या दारात म्हणजे बिळात तो कागद ठेवला, मात्र हाताला मुंगूस चावला। तो जैसे ही गदिमा की 2 लाइनें वो पढ़ती है तो उन्हें अपना समय याद आ जाता है और वो कहती है कि मैं भी इसी तरह से मैं वाचन के लिए आसुस ले ली हूँ, मतलब इंतज़ार करती रहती हूँ, मुझे इंतज़ार रहता है किसका, वाचन का, पढ़ने का। और उस दिन घर में बहुत सारे मेहमान थे, बहुत सारे लोग थे, तो क्या बोल रही है लेखिका, मैंने वो कागज़ बाहर के एक चूहे के घुस के बिल में रख दिया, पण जब मैं रखने जा रही थी तर माझ्या हाताला मुंगूस चावले, और लेकिन मैं जैसा रखने जा रही थी तो मेरे हाथ पे मुंगूस ने काट दिया। मुंगूस तो पता है, जिसे नेवला कहते हैं। नेक्स्ट, कवितेतील मृगाच्या तुषारांवर माझ्या रक्ताची धार सुरू झाली। आता तुषार म्हणजे पाऊस, तर लेखिका म्हणते, लेखिका कहती है कि उस कविता के मृग तुषार की तरह अब इस समय भी मेरे हाथ से खून बहने लगा और ऐसा लगने लगा कि मृग की बारिश, खून की बारिश शुरू हो गई है। पुढं, जणू माझ्या अडचणींवर माझ्या ज्ञानतृषेचा अभिषेक। ज्ञानतृषा म्हणजे ज्ञानेची लालसा, इल्म हासिल करने की जिज्ञासा, इल्म हासिल करने की बोलेंगे वृत्ति, उसे कहेंगे हम ज्ञानतृषा। आणि अभिषेक म्हणजे यानी शुरुआत करने। तो लेखिका कहती है कि मेरे इस ज्ञानतृषा में अब खून का अभिषेक हो चुका था। मला वाचनाची इतकी आतून ओढ का असावी? मी प्रवाहाच्या उलट वाहत असल्यामुळे मला हा त्रास होत होता। मी प्रवाहात झोकून दिलं नाही स्वतःला। मला सापडलेली शिक्षणाची अनोखी पाऊलवाट ठिचकाळत, रक्त बंबाळत होती, मी चालत राहिले। आता लेखिकेच्या मनात एक प्रश्न आला की त्यांना वाचनाची इतकी लालसा म्हणजे ओढ का असावी आणि त्या पाण्याच्या प्रवाहाच्या उलट वाहत म्हणजे पोहण्याचा प्रयत्न करत होत्या, म्हणजे पाण्याच्या प्रवाहाच्या उलट जाण्याच्या त्या प्रयत्न करत होत्या, पण त्यांनी हार मानली नाही। ते त्यांची वाचन करतच राहिली। अब लास्ट पैराग्राफ। एका रात्री घरच्यांनी घराबाहेर काढले। अब उनके ससुराल वालों ने आखिरकार उन्हें घर के बाहर निकाल दिया, हकेल दिया। गावाबाहेर पाठवून दिले, गाव के बाहर भी हकाल दिया। मी एकटी बाई, जवळ एक लहान ताने बाळ। एकटी मतलब अकेली, बाई मतलब औरत। अब लेखिका कहने लगी, हमें बताती है कि मी एकटी बाई, मैं अकेली औरत थी आणि माझ्याजवळ तान्हा बाळ होता। तान्हा मतलब नवजात शिशु, छोटा सा बच्चा था। मी खऱ्या अर्थाने तेव्हा अनाथ झाले होते। अब लेखिका कहती है कि सही मतलब में मैं तब अनाथ हो गई थी। अनाथ म्हणजे ज्यांना नाथ नाही, ज्यांचं कोणी पालन पोषण करणारं नाही, जिसे कोई पालने वाला नहीं होता, त्याला म्हणतात अनाथ, उर्दू में यतीम।
तो लेखिका कहती है कि अब मैं सही तौर पे यतीम हो चुकी थी, अनाथ हो चुकी थी. पण माझ्यातली स्त्री शक्ती जागृत झाली. और लेकिन मेरे अंदर की स्त्री शक्ती, नारी शक्ती जागृत हो गई. मी अनाथ झाले तरी रडून चालणार नव्हतं. मैं अनाथ हो गई इसलिए रोकर बिलबिलाकर कुछ होने वाला नहीं था. काय करावं ते मला कळलं न कळत नव्हतं. काय करावं, क्या करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. पण मी निश्चयानं ठरवलं. लेकिन मैंने ठरा लिया. क्या ठरा लिया? निर्धार केला, मतलब ठान लिया. क्या ठान लिया उन्होंने? आपण अनाथ राहायचं नाही. आपण अनाथ नहीं रहेंगे. स्वनाथ व्हायचं. स्वनाथ व्हायचं मतलब खुद को पालने वाला होना है. जणू पुढे मला अनेक अनाथांची आई व्हायचं होतं. जिस तरह से मुझे आगे चल के कई अनाथों की आई होना था, इसलिए वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैं अनाथों की आई बन गई और मैं स्वनाथ भी बन गई. इस तरह से मेरी स्त्री शक्ती जागृत हुई. अशा प्रकारे अगदी हृदयस्पर्शी वर्णन सिंधुताई सपकाळ यांनी त्यांच्या जीवनीचे या पाठामध्ये केले आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण या पाठावर आधारित कृती म्हणजे स्वाध्याय बघणार आहोत. चला देखो बच्चों, आपके स्क्रीन के ऊपर चित्र आ गए हैं, आकृति आ गई है. तो हम कहाँ से कहाँ तक हमने देखा है? भाग 2, शाळेची घंटा व्हायचं होतं. शाळेची घंटा यहाँ से लेके तो व्हायचं होतं यहाँ तक हमने पढ़े हैं. तो हम शुरुआत करते हैं. प्रश्न उतारे वाचा व कृति पूर्ण करा. कुछ हमें पैराग्राफ दिए गए हैं, वो तो हमने पढ़े हैं, वो हमें पढ़कर आकृतियाँ पूरी करना है. नंबर 1, आकृती पूर्ण करा. शाळेची घंटा झाल्यावर तेथील वातावरण, स्कूल की घंटी बेल होने के बाद तेथील वातावरण, वहाँ का वातावरण कैसा होता था. नंबर 1, मुले जेवायला बसत, बच्चे खाना खाने बैठते थे. 2, जेवण झाल्यावर खेळत, और खाना खाने के बाद खेलने जाते थे. दुसरं, आकृती पूर्ण करा. शाळेची घंटा झाल्यावर लेखिकेची स्थिति, कि स्कूल की जब घंटा हो जाती थी, बेल बज जाती थी, तो लेखिका की स्थिति क्या होती थी. नंबर 1, जेवण करणाऱ्यांच्या तोंडाकडे बघत. जेवण करणाऱ्यांच्या तोंडाकडे बघत, लेखिका जो बच्चे खाना खाते थे उनके मुंह की तरफ देखती थी. 2, पोटात भूक लागलेली असायची, और पेट में भूक लगी हुई होती थी. आणि 3, अन्नाचे कण वेचत, और अनाज के कण चुना करती थी. आकृति क्रमांक 3, मधल्या सुटीत लेखिकेचे जेवण. इस लंच टाइम में लेखिका का खाना क्या था, वो क्या खाती थी. नंबर 1, लाडूचा तुकडा आणि भुरका. 2, जलेबीचा तुकडा, अन्नाचे कण, गुड़ाचा खड़ा. ये उनका लंच था, और वो भी वो बच्चों के झूठन में से उठाकर चुनकर बाद में खाकर पानी पिया करती थी. नेक्स्ट आकृति, भराडी वनस्पतीची वैशिष्ट्ये. भराडी ये एक पौधा है, इसकी वैशिष्ट्य खासियत, 2 खासियत है. नंबर 1, तळ हाता एवढे पान, तळ हाता एवढे पान, आणि दुसरं पानाखाली काटा, और पत्ते के नीचे काटा रहता है. 5, सिंधुताईच्या सासरी छळ होण्याची कारणे. कारणे आहेत. नंबर 1, शुद्ध भाषा, उनकी साफ सुथरी भाषा. क्यों? क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी. तो नंबर 1 शुद्ध भाषा, आणि 2 वाचन, उनका पढ़ना. 6, आकृती क्रमांक 6 बघा. सिंधुताईंच्या सासरची मंडळीची वैशिष्ट्ये. सिंधुताई के ससुराल के लोगों की खासियत, क्या वैशिष्ट्य थी उनकी. नंबर 1, शिक्षणाचा गंध नसलेले, कोई भी पढ़े लिखे नहीं थे. नंबर 2, अशिक्षित, अनपढ़ थे. आणि नंबर 3, अक्षर शत्रु, मतलब लफ्ज उनके दुश्मन थे, ते अक्षर शत्रु होते. 7, सिंधुताईंचा निर्धार. सिंधुताई ने क्या निर्धार किया, सिंधुताई ने क्या ठान लिया. नंबर 1, 2, अनाथ राहायचे नहीं, अनाथ नहीं रहना है. नंबर 2, स्वनाथ व्हायचे, खुद का पालन खुद करना है. आता आकृती क्रमांक 8,
8मध्ये बघा काय दिलेलं आहे, उत्तरे लिहा. उत्तर लिखना है एक शब्द में. चिंधी लहानपणी कागद पेन म्हणून वापर करत होती ती वनस्पती. चिंधी लहानपणी कागद पेन म्हणून वापर करत होती ती वनस्पति. चिंधी बचपन में पेन और कागज़ जिस झाड़ का, जिस दरख्त का इस्तेमाल किया करती थी, उस झाड़ का नाम काय नाव होतं? भराडी. किंवा भराटी भी बोल सकते उसको. आता प्रश्न क्रमांक 9 बघू. व्याकरण कृती. प्रश्न क्रमांक 9 व्याकरण कृती, ग्रामर. नंबर 1, शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा. तर बघा आपल्याला काही शब्दसमूह दिलेले आहेत. त्या शब्दसमूहासाठी आपल्याला एक शब्द लिहायचं आहे. नंबर 1, अक्षरे ज्याची शत्रु आहेत. अक्षर यानी लफ्ज़ जिसके शत्रु दुश्मन है उसे क्या कहा जाता है? हाँ, अक्षर शत्रु. 2, ज्ञानाची तहान मतलब इल्म की प्यास, इल्म हासिल करने की ललक, त्यासाठी शब्द आलेला आहे ज्ञान तृषा किंवा ज्ञान तृष्णा. दुसरं, खालील शब्दातील अक्षरावरून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा. बघा आपल्याला काही शब्द दिले आहेत. त्या शब्दांच्या मदतीने आपल्याला अक्षरांना वेगळे करून नवीन अर्थपूर्ण शब्द बनवायचे आहे. जसे संग्रहालय, ये एक शब्द है. इस शब्द के अक्षरों में से हमें नया शब्द बना के दिया गया है. देखिए, हाल, यात, हात, संत. अब हमें बनाना है. नंबर अ, ग्राम शाळेतील, ये शब्द दिया गया है. हमें इस शब्द के अक्षरों को चुनकर नया अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं. नंबर 1 ग्राम, 2 शाल और 3 शाम. इस तरह से हम बना सकते हैं और आप भी बना सकते हैं बच्चों. चलिए, आ, उपकारक, हा शब्द है उपकारक. इससे बनाना है हमें. उप, कार, कप, पक, ये भी शब्द हो सकते हैं. ई, पक्षी संरक्षण विषयक शब्द है. पक्षी संरक्षण विषयक. इससे हमें नए शब्द बनाना है. नंबर 1 पक्षी, 2 संरक्षण, 3 विषय आणि 4 रक्षक. ई, वजनदार, चर वजन, 2 वन, 3 दार आणि 4 दान. चला आता प्रश्न क्रमांक 3, समानार्थी शब्द लिहा. समानार्थी शब्द मतलब सिमिलर मीनिंग वाले शब्द लिखना है. अ, शिक्षक, या शब्दासाठी समानार्थी शब्द कोणता आला आहे पाठामध्ये? शिक्षक, गुरुजी. आ, छाया, सावली. ई, त्रास, छळ. ई, वाणी, भाषा. 3 वैरी, शत्रु, दुश्मन. आणि उ, विद्या म्हणजे शिक्षक. चला आता आपण बघू प्रश्न क्रमांक 10 स्वमत. या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला स्वतःच्या शब्दांचा उपयोग करून लिहायचा असतो. चलिए क्या है प्रश्न देखते हैं. सिंधुताईंना शिकण्याची खूप तळमळ होती, हे पाठाच्या आधारे पटवून द्या. सिंधुताई सपकाळ को पढ़ने की बहुत ही तड़मड़ थी, बहुत ही ललक थी, बहुत ही लालसा थी. ये हमें पाठ के माध्यम से बताना है, लिखना है. उत्तर तो देखिए स्क्रीन के ऊपर आ गया है उत्तर आपका पूरा. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे. अनाथांची आई या पाठामध्ये लेखिका सिंधुताई सपकाळ यांची प्रतिकूल परिस्थितीतही शिकण्याची प्रचंड जिद्द दिसून येते. नेक्स्ट, अब उत्तर देखिए. सिंधुताई सपकाळ लहानपणी गाई म्हशी चारायच्या. शाळेसमोरून जाताना त्यांना शाळेतील मुले दिसायची. शाळेत जाणाऱ्या मुली चांगले कपडे घालून वेणीफणी करून शाळेसमोरून खेळत असायच्या. तेव्हा सिंधुताईंना वाटायचे की त्यांनी पण शाळा शिकावी. त्यांना म्हशी सांभाळाव्या लागत असत. त्यांच्या घराण्यात कोणीही शिकले नव्हते, पण अनाजींनी त्यांचे नाव शाळेत टाकले. जेव्हा वेळ मिळायची तेव्हा त्या फुटकी पाटकी आणि फाटकी पुस्तक घेऊन शाळेत जायची. कांबळे गुरुजींनी उबदार मायेमध्ये त्यांना शिकायला मिळाले. भराटीच्या पानावर काट्याने त्या लिहिण्याचा सराव करायची. सासरच्या मंडळींना त्यांच्या वाचनाचा पूर्णपणे विरोध होता, परंतु त्या लपून वाचन करायची. यावरून त्यांची शिकण्याची खूप तळमळ
होती हे दिसून येते। इस तरह से बच्चों हमें कृति पूरी करना है। अगर आपको मेरा वीडियो समझ आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल माझी मराठी को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।